चलो, ऑर्गेनाइजिंग का सेकेंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आज का अपना हेडिंग क्या रहेगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अपने देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, दो तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पे अपने पढ़े थे लास्ट डे। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक अपने देखे थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा नाम क्या था? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के बारे में इन डेप्थ मैनर में अपने पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइंड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कौन बना रहा है, कौन डेवलप कर रहा है? मैनेजमेंट डेवलप कर रहा है। जैसे कि मान लो, देखो, मान लो ये कंपनी का एकदम हेड है, ठीक है। इसके अंदर दो आदमी है, इसके अंदर दो आदमी है, ये इन लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर मान लो तीन आदमी है, राइट। इसके अंदर तीन आदमी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं कि किसके अंदर कितने आदमी आ रहे हैं, राइट। तो यही चीज है, ये है मेरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग फॉर्मलाइज्ड मैनर सेट कर दिए, है ना। ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे हो गया। अगर मान लो इस आदमी को जाना है बात करने के लिए, तो क्या ये डायरेक्ट सीईओ के पास चला जाएगा क्या? नहीं, इसको इसके पास जाना पड़ेगा, ये बंदा यहाँ पे जाएगा। तो यही होता है फॉर्मल तरीका। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। हर एक बंदे को क्या करना पड़ेगा? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। वो लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकते। एक फॉर्मल चीज सेट हो रखा है, ठीक है ना। ऑफिशियल चीज पूरा है ऑर्गेनाइजेशन का, वही उसी ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से सारा एम्प्लॉइज लोग को काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं एक बार, वो तो दिखेगा नहीं यहाँ वाला चीज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है कौन बनाया है? मैनेजमेंट बनाया है। क्यों? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो, आज अगर हम लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो जाएगा। सब लोग अपने आप को राजा समझेगा, सब समझेगा कि हम सुपीरियर है, सबके बीच में झगड़ा होता रहेगा, सब अपना अपना ओपिनियन देता रहेगा, और इससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव नहीं हो पाएगा। इट इज एन ऑफिशियल सिस्टम, ये एक ऑफिशियल सिस्टम है ऑफ क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स which are intended to divide and integrate the activities of the organization। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या, ये एक ऑफिशियल सिस्टम है। हम लोग यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर दिए कि कौन कौन सा एक्टिविटीज अपने को करना है, ठीक है। सारी एक्टिविटीज को हमने डिवाइड कर दिए, ग्रुपिंग कर दिए हैं, और यहाँ पे रिलेशनशिप्स भी हम लोग सेट कर दिए कि भाई ये सबसे बड़ा आदमी है, इसके अंदर ये दो आदमी आ रहे हैं, इसके अंदर में तीन आदमी आ रहे हैं, इसके अंदर में दो आदमी आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या, रिलेशनशिप्स भी हम लोग पहले से क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, ताकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। समझ आया? तो एक बार देखो वापस से, कीवर्ड्स क्या हो गया? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये सब कीवर्ड्स है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जो कि कौन बनाया है? मैनेजमेंट बनाया है। क्या करने के लिए? क्यों क्यों बनाया है ये चीज? ताकि उन लोग का जो गोल्स है वो अचीव हो जाए। ये क्या है? एक ऑफिशियल सिस्टम है। हम लोग क्लियरली डिफाइन कर रखे हैं, क्या क्या चीज क्लियरली डिफाइन कर रखे हैं, एक्टिविटीज और रिलेशनशिप्स। समझ में आया? चलो, फिर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स ईच हैविंग अ डेफिनाइट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर दिए कि किसका क्या ड्यूटी रहेगा, किसका क्या रोल है ना। और किसी बंदे को अथॉरिटी दे रखे हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखे है ना। वही चीज है। जैसे मैनेजर है, मान लो मैनेजर के पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है। अब उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है वो, है ना। तो किसी के पास अथॉरिटी होता है, किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबको अपना अपना रोल बता दिया गया है, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं बन पाए। The structure is deliberately designed to enable people to work together effectively for accomplishment of common objectives। तो यही वाला लाइन अभी अपने पढ़े हैं यहाँ पे, है ना। ये स्ट्रक्चर इसीलिए हम लोग डिजाइन किए ताकि लोग सब मिलजुल के काम कर सके, और उन लोग का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है, वो यहाँ पे क्या हो, अचीव हो सके। The individuals are required to work under established rules and regulations। तो हर कोई भी इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं यहाँ पे,
वो लोग अपने हिसाब का काम नहीं करेंगे, उन लोग को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया गया है उसी के अंडर उन लोगों को क्या करना है, अपना काम परफॉर्म करना है। देयर आर ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी जो हम तुम लोग को बोले कि मान लो अगर इस आदमी के अंदर कोई माने ये सुपीरियर हो गया इसका, ये सबऑर्डिनेट, अगर इसको कुछ बोलना है तो ये जाके सीईओ को नहीं बोलेगा, ये अपना हेड को बोलेगा, राइट। तो ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पर्सन, हर अलग अलग लोगों के बीच में क्या है, वो रिलेशनशिप है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाला रिलेशनशिप है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ चेन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या है, चेन है सुपीरियर सबऑर्डिनेट। और याद है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने एक पढ़े थे, एक प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, है ना। और एक चीज पढ़े थे स्केलर चेन, ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है ना। कोई अर्जेंट सिचुएशन हुआ तब क्या है, वो गैंग प्लान क्रिएट कर लेगा, नहीं तो क्या है उसको अपना हेड को ही बताना पड़ेगा। हाँ वही चीज है। हाँ डायग्राम बनाए थे ना ऐसे करके, यहाँ पे अपने लिखे थे HAO और यहाँ पे बहुत सारा चीज था, राइट। अब अगर मान लो ये F है ये G है, तो इसको ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकता, इसको क्या करना पड़ेगा, अपना हेड को बोलना पड़ेगा, ये अपना हेड को बोलेगा। इस तरीके से क्या है कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तब ये डायरेक्टली क्या है इसके पास जा सकता है, लेकिन इसको अपना हेड को बोलना पड़ेगा, ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ है इस चीज को लेके। वही चीज है, ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है इसी को अपने क्या बोलते थे, गैंग प्लैंक, इसी को अपने बोलते थे। और ये पूरा सिस्टम को क्या बोलते थे, स्केलर चेन। स्केलर चेन ये ऑफिशियल लाइंस होता है कम्युनिकेशन। समझ में आया, याद है, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बता दे रहे तुम लोग के केस स्टडीज में या तुम लोग को पूछ सकता है घुमा के क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आया। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब फ्रेंडली, फॉर्मल मतलब कि भाई ऑर्गेनाइजेशन वाला लोग जो बोलेगा इन लोग को वही सब करना है, इन लोग अपने मन में इन लोग अपना क्रिएटिविटी दिखा ही नहीं सकता है, इन लोग अपना इनिशिएटिव दिखा ही नहीं सकता है, इन लोग को जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है बस वही फॉलो करो, अपना बुद्धि मत लगाओ, है ना। तो वो चीज हो गया। देखो अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं अपने क्या लिखा हुआ है। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे सेट हो रहा है ये कौन बना रहे हैं, ये टॉप मैनेजमेंट वाला लोग ये स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। फिर इट इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन और डिविजन ऑफ लेबर, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको वैसा ही काम दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर को क्या कर रहे हैं, अपने प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि क्या है, अभी हम तुम लोग को बोले जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको वैसा ही काम दिया जाएगा यहाँ पे। इट डिफाइंस क्लियरली द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं यहाँ पे अपने क्या है क्लियरली डिफाइन कर दे रहे हैं कि किसके पास अथॉरिटी रहेगा और किसके ऊपर एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इट हैज रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो अपना सारा चीज क्या है, रिटन है ना, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी रहेगा, सिस्टम सिस्टम सब चीज रिटन रहेगा। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, इट फोकसेस ऑन जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड एंड नॉट द इंडिविजुअल टू परफॉर्म द जॉब। तो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फोकस किसको मिल रहा है, जॉब्स को मिल रहा है, इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई भी उतना ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअल से मतलब नहीं, यहाँ पे काम से मतलब है, बस काम होना चाहिए, इंडिविजुअल क्या कर रहा है नहीं कर रहा उसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मेन फोकस जॉब को दिया जा रहा है। अच्छा उसके बाद क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉप मैनेजमेंट वाला लोग क्रिएट कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है, डेवलप कर रहा है, क्यों कर रहा है, इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या है ना, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाला स्ट्रक्चर को टॉप मैनेजमेंट वाला लोग क्रिएट कर। समझ आया, टॉप लेवल में जो भी जितने भी लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग होते हैं, CFO CEO, एज इन क्या काम, हाँ। देखो उन लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली क्या हम लोग गोल्स सेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखता है ना, क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग को परफॉर्म करवाना है। हाँ
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक बंदे को देखो, एक बंदे, आज मान लो हम मैनेजर है और मेरे मेरे अंडर में क्या है, लोग हैं, मेरे पास पावर तो है, हम अपना काम क्या कर दिए, बाइफरकेट कर दिए, वो मेरे को उससे काम करवाना है, मेरे पास अथॉरिटी तो है, लेकिन मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मेरे को काम करवाना है, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो काम करेगा। एक मेरे को पकड़ेगा ना, अगर अगर मान लो आज मेरा वो एम्प्लॉय काम नहीं किया, तो मेरा जो सीईओ वो उसको तो पकड़ेगा नहीं, वो मेरे को पकड़ेगा। तो जिसकी पास अथॉरिटी होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, वही चीज है, समझा? The one who has authority is held responsible for the same, ये वही चीज है। चलो, इतना समझ आया तुमको? अब एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स। The duties and role of each member is clearly defined. तो हर मेंबर का, उसके पास उसका क्या ड्यूटी है, उसका क्या रोल है, वो क्लियरली पहले से ही क्या करते हैं, सब सेट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। दिस हेल्प्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। तो अगर हम लोग पहले से ही सेट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही बंदे को यहाँ पे, अगर मान लो हम लोग पहले से कुछ चीज हम लोग सेट नहीं की हो, तो हो सकता है दो बंदा है, दोनों सेम टाइप का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया ना, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गया ना। लेकिन आज अगर हम लोग पहले से हर चीज सेट करके रखे कि किसको क्या काम देना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा, उस चीज को अपने अवॉइड कर पाएंगे। नंबर 2, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू द स्केलर चेन। अभी जो हम तुम लोगों को बताए, हम तुम लोग को यूनिटी ऑफ कमांड भी बता दिए, हम तुम लोग को स्केलर चेन भी बता दिए, राइट। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वही कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक हेड ही होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। हाँ, अगर उसके पास 2 बॉयज रहेगा, 3 बॉयज रहेगा, तो किसका सुनेगा, वो किसी का सुन ही नहीं पाएगा, वो किसी के संग लॉयल रह ही नहीं पाएगा, वो उल्टा और कंफ्यूज हो जाएगा, वो काम भी नहीं कर पाएगा, और वो ब्लेम करेगा कि मेरे को तो समझ में नहीं आया, बैठा रहेगा, टाइम वेस्ट करता रहेगा, तो वे अब अपना रिसोर्सेज भी वेस्ट होगा। इसीलिए it is easy to fix responsibility as mutual relationships are clearly defined. तो यहाँ पे क्या है, अपने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं, है ना, क्योंकि अपने सेट तो हर चीज कर ही चुके हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सेट तो अपने पहले कर लिए कि किसके अंडर में कौन आ रहा है ना, तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर लिए, फिक्स कर लिए यहाँ पे। देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, उसी हिसाब से सारे मेंबर्स लोगों को क्या करना पड़ता है, बिहेव करना पड़ता है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए अपना काम करना पड़ेगा इन लोगों को। फिर क्या बोल रहे हैं, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। तो बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक स्ट्रक्चर ही तो है ना, ताकि सारा एक्टिविटीज क्या है, अच्छे से परफॉर्म हो सके, सबको अपना अपना ड्यूटी बता दिया जाता है, यहाँ पे एक्टिविटीज का ग्रुपिंग कर दिया जाता है। तो बस वही है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, इसी के हिसाब से सारा एक्टिविटीज क्या है, परफॉर्म किया जाता है। बहुत सिंपल सा चीज है ये। अपना एडवांटेजेस हो गया है, अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस, इट में क्रिएट रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं है ना, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इट में क्रिएट रिजिडिटी ड्यू टू प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसीज एंड रूल्स। तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट वाले लोग क्या करते हैं, अपना ही पॉलिसी, अपना ही स्ट्रैटेजी, अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखा है, बस वही सारे मेंबर्स लोग को, एम्प्लॉइज लोग को फॉलो करना पड़ेगा। क्रिएटिव टैलेंट मे नॉट बी एडिक्वेटली रिकॉग्नाइज्ड। उन लोग को बोला जाएगा कि भाई तुम लोग अपना दिमाग बुद्धि मत लगाओ, हम लोग बस तुम लोग को जैसे बोल रहे हैं वैसे तुम लोग करो, तुम लोग को अपना कुछ और एक्स्ट्रा जताने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना, उन लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन होता है सब चीज से कि बस जो बोला जा रहा है वही पागल के जैसे करते रहो, हम लोग अपना कुछ बोल ही नहीं सकते। नंबर 2, फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज टू फॉलो द एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अभी हम तुम लोग को बोले ये स्केलर चेन वाला है ना, तो मान लो बहुत अर्जेंट सिचुएशन है, लेकिन इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए को एफ के पास जाना है, लेकिन इसको पहले किसको बोलना पड़ेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा। ऐसे करते हुए क्या है ना, अपना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन चलता रहेगा। तो इसके कारण क्या है, बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, डिले भी हो सकता है ना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आया है जो कि जल्दी से जल्दी बोलना जरूरी है, लेकिन अब सिंस इतना ज्यादा परमिशन लेना पड़ता है, इसके कारण क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, हो सकता है मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज टू फॉलो द एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। प्रोसीजरल डिलेज
में इंक्रीज टाइम टेकिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। तो अगर इन लोग को तुरंत से तुरंत डिसीजन लेना है तो इस डिले के कारण इन लोग जल्दी से जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएगा, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो हो रहे हैं, इन लोग डायरेक्टली नहीं जा सकता। ड्यू टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, तो यहाँ पे इतना ज्यादा जॉब को मैंने फोकस दिया जा रहा है। अपने पढ़े ना, अभी ऊपर में पढ़े थे ना कि यहाँ पे इंडिविजुअल से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि काम ही इन लोग का मेन फोकस है, बस काम हो जाना चाहिए। तो ड्यू टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क ह्यूमन रिलेशनशिप्स में नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड। तो यहाँ पे लोग इतने ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतना ज्यादा प्रेशर है इन लोगों के ऊपर, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या होता है उतना ज्यादा हाँ बन ही नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाते हैं लोग। It does not provide a complete picture of how an organization work। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फॉर्मल तरीके से काम नहीं होना चाहिए, इनफॉर्मल मतलब उन लोग के बीच में क्या है, दोस्ती यारी, सोशल नेटवर्क, इन लोग के बीच में सोशल रिलेशनशिप्स भी होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल नहीं पाएगा। सब अपना अपना ही काम करेंगे तो फिर ऐसे होगा नहीं ना। अगर थोड़ा मिलजुल कर काम करें इन लोग तो क्या है, इससे मजा आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उन लोगों का मन भी लगेगा कि हाँ भाई मेरे भी दोस्त यार है यहाँ पे। यस, तो सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होना चाहिए, इनफॉर्मल वेज भी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था अपना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पारस पूछना है क्या कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं नहीं, क्लियर। ठीक है, इनफॉर्मल में आ जाओ। इनफॉर्मल में देखते हैं अपने क्या लिखा हुआ है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग पीपल वर्किंग टुगेदर इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का स्ट्रक्चर है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं एक साथ, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट और कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क। आप देखो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं जहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान दो। एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे खुद का अपना एक स्ट्रक्चर है, वहां पे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के संग इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने काम के दौरान। ग्रेजुअली क्या होता है, दे डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एंड फॉर्म स्मॉल सोशल ग्रुप्स। तो धीरे धीरे क्या है, फ्रेंडशिप हो जाता है और छोटा छोटा उन लोग का अपना अपना ग्रुप बन जाता है, उन लोग का या तो कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस में अपना खुद का एक ग्रुप बन जाता है। The network of these social groups based on friendship is known as informal organization। तो बेसिकली यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडशिप के बेसिस में बात कर रही है। तो यहाँ पे जो छोटा छोटा ग्रुप बन जाता है, इन लोग जो फ्रेंड्स बन जाते हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल चीज भी होना चाहिए, इनफॉर्मल चीज भी होना चाहिए। सिर्फ इनफॉर्मल रहेगा तो काम नहीं बनेगा, सिर्फ फॉर्मल रहेगा तो भी काम नहीं बनेगा, दोनों चीज होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा गोल्स अचीव हो पाएगा। सबको मिला जुला के रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सम एम्प्लॉइज वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट। अच्छा, कुछ एम्प्लॉइज है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मे बी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और डांस, हो सकता है उन लोगों को क्रिकेट या फिर कुछ डांस वगैरह सिंगिंग वगैरह पसंद है। दे में फॉर्म एन इनफॉर्मल ग्रुप टू फर्दर देयर कॉमन इंटरेस्ट। अब 4-5 लोग मिल गए और बोले चलो संडे को तो छुट्टी रहता है, संडे को अपने डेली सुबह क्या करेंगे, 2 घंटा क्रिकेट खेलेंगे। उन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है, ये सबको पसंद है, तो ये ऐसे क्या हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाता है, राइट। In this way, informal groups emerge when people regularly interact to further their common goals on the basis of common interest। तो वही लिखा हुआ है, इनफॉर्मल ग्रुप इसी तरीके से फॉर्म होता है जब लोग क्या करते हैं, अपने कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस में लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपना गोल्स को पूरा करते हैं। Thus, informal organization is the system of social relationships among the members of a formal organization। तो formal organization जो members लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं का अपना क्या बन जाता है, छोटा छोटा ग्रुप बन जाता है ना, इंटरेक्शन के कारण। तो बस वही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इट emerges on its own in the natural manner within the formal organization। तो ये स्पॉन्टेनियस है, अपने प्लान करके थोड़ी आए थे कि इससे दोस्ती बनाएंगे, उससे दोस्ती बनेगा अपना, ये स्पॉन्टेनियस नेचुरल मैनर है ये। बस इंटरेक्ट करते करते कभी किसी से दोस्ती हो जाता है। आज अपने 10 लोगों के संग इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन 10 के संग दोस्ती होना जरूरी है क्या? किसी 1 2 3 के संग दोस्ती होगा, सारे के संग तो दोस्ती होता नहीं है।
इसीलिए लिखा हुआ इट इमर्जेस ऑन इट्स ओन इन अ नेचुरल मैनर विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपने आप ही होता है, बस किसी का टेस्ट प्रेफरेंसेस नीड्स अगर मिल रहा है तो बस क्या होगा, तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। चलो ठीक है, और क्या लिखा हुआ है देखो, फीचर्स में आ जाते हैं अपने, समझ में आया ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज, अच्छा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लान्ड होता है कि अनप्लान्ड होता है? अनप्लान्ड होता है। इट इज अनप्लान्ड एंड अराइजेस स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू कमिंग टुगेदर ऑफ पर्सन्स विद कॉमन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो ये क्या, ये अनप्लान्ड चीज होता है, ये तुरंत तुरंत नेचुरल मैनर में होता है। लोगों का अगर कॉमन इंटरेस्ट एटीट्यूड्स अगर मैच कर रहे हैं तो बस दोस्ती हो जाता है। It reflects human और social relationships among people। तो human और social relationships मतलब क्या हो गया, वही इंटरेक्शन के कारण जो लोग का छोटा छोटा ग्रुप्स बन रहा है वही social relationships हो गया। इन लोग के बीच में क्या बन जाता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा। तो लोगों का अगर ख्यालात, रिलीजन, कल्चर ये सब चीज मिल रहा है तो इसके बेसिस में भी बहुत बार दोस्ती हो जाती है। द मेंबरशिप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलंटरी। अब मान लो 5 आदमी का क्रिकेट का ग्रुप बना है सेल्स डिपार्टमेंट के आदमी का, अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका आदमी को भी इन लोग क्या गलत, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आदमी है, क्या उसके ऊपर इन लोग उसको फोर्स कर सकते हैं क्या कि भाई आओ और मेरा, उन लोग को 6 आदमी चाहिए, मान लो इन लोग का 5 ही आदमी बन रहा है, तो इन लोग के ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर को फोर्स कर सकता है क्या कि आप आओ और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बनो? नहीं बोल सकते ना। तो वही चीज है ये वॉलेंट्री वाला चीज, जिसका इच्छा होगा, जिसका मन है वही जाएगा, इंटरेक्ट करेगा, वही फ्रेंड्स बनाएगा। मन नहीं है तो मत बनाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फोर्स वाला चीज तो है ही नहीं। इट हैज नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोल रहा था, वहां पे रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस था, बट इनफॉर्मल में थोड़ी ना कोई रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा कि हाँ भाई हम इसी बेसिस में आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। फिर क्या लिखा है, इट में कट अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। तो कट अक्रॉस डिपार्टमेंट, तो कोई भी डिपार्टमेंट का लोग क्या है आपस में फ्रेंडशिप है, ये थोड़ी ना जरूरी है कि सेल्स डिपार्टमेंट वाला लोग ही क्रिकेट खेलेगा बस और कोई नहीं खेल सकता। सारे लोग जिसको मन है वो आके इनफॉर्मल ग्रुप का मेंबर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एन अकाउंट्स क्लर्क, अ सेल्समैन, अ फैक्ट्री सुपरवाइजर में बी द मेंबर ऑफ एन इनफॉर्मल। देखो ये 3 अलग अलग लोग हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो ये तीनों भी क्या है, मेंबर बन सकते हैं इनफॉर्मल ग्रुप का। समझ आया? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एडवांटेजेस क्या? ठीक है, अच्छा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं। चलो ठीक है, 1 मिनट। दीदी, हाँ इनफॉर्मल के अंदर मतलब कोई ऐसे सिर्फ काम धंधा का बात नहीं होता सिर्फ, जैसे फॉर्मल के अंदर सिर्फ काम का बात होता है, इनफॉर्मल के अंदर इन लोग अपना टाइम पास करता है। हाँ, इन लोग अपना मस्ती वस्ती करेगा, अपने हिसाब से हम्म। बात करेगा इन लोग। अरे इन लोग चुगली भी कर सकते हैं कि भाई मेरा मैनेजर ऐसा है, मेरा बॉस वैसा है। एग्जैक्टली, स्कूल फॉर्मल हो गया और तुम लोग का जो दोस्ती, तुम लोग जो आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं वो इनफॉर्मल चीज हो गया, मान लो। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, आ जाओ, स्टार्ट करें। एडवांटेजेस या फिर फंक्शंस, किसका किसका एडवांटेजेस या फंक्शंस? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय इज वन अमंग पीपल। कि भाई जैसे सारे लोग हैं वैसे ही, मैंने अगर हम अपना ही बात करें, हम भी क्या है, कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बाकी लोग हैं वैसे ही हम भी है।
He has little sense of belonging and personal worth. मतलब यहाँ पे मेरा कोई अपना कुछ खुद का वैसा कुछ इज्जत वाला बात नहीं है। मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, हम अपना खुद का कुछ बुद्धि नहीं लगा सकते, किसी को हम यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, बस वो लोग जो मेरे को बोला है बस उस हिसाब से मेरे को काम करना है। मेरे को ऐसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लगता है ना कि मेरा कोई वर्थ ही नहीं है, मान लो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेल्फ वर्थ। तो इनफॉर्मल ग्रुप में जाके मेरे को लगता है कि हाँ भाई मेरा कोई इज्जत है, मेरा भी यहाँ पे, हाँ अगर मेरे को कोई चीज का बुरा लगा है तो हम वो चीज शेयर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, डिसीजंस लेने में हम भी मदद कर सकते हैं। तो मेरे को एक चीज का मेरे को लगता है कि हाँ भाई हम भी कोई चीज के पार्ट है। इट रिकॉग्नाइजेज एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एंड बूस्ट्स हिज सेल्फ इमेज। तो यहाँ पे इनफॉर्मल में यहाँ पे सेल्फ अपना का बात हो रहा है ना। मेरे को भी यहाँ पे लगता है कि हाँ मेरा भी अपना खुद का प्रेस्टीज है, स्टेटस है, मेरा भी बात सुना जाएगा, मतलब ऐसा कुछ लगता है इनफॉर्मल में। लेकिन फॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। हाँ, रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी। मोनोटनी मतलब क्या हो गया? नहीं, मोनोटनी मतलब होता है बोर्डम। बोर्डम। अब a formal organization requires employees to perform jobs of a routine nature which causes monotony and boredom। यहाँ पे and लिखा हुआ है, monotony boredom दोनों एक ही होते हैं। तो बोल रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज लोगों को क्या करना पड़ता है, हर दिन वही है घिसा पिटा काम, कुछ नया नहीं, बस जो उन लोग बोले हैं बस वही करते रहो। तो ये बोर हो जाते हैं लोग, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। An informal organization provides them an opportunity to socialize with each other। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लोग क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि क्या है, एक मस्तीबाजी चलता रहे, है ना, इंटरेक्शन होता है तो एक अच्छा भी लगता है। Such socialization helps to improve their social satisfaction। तो इससे क्या है, एक छोटा सा अपना खुद का ग्रुप बन जाता है ना, तो इससे उन लोग भी क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई अगर गुस्सा आ भी रहा है तो जाके वहां निकाल दो, वहां अपना टेंशन बता दो। यहाँ फॉर्मल में तो टेंशन सुनने वाला, बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो पहला दो एडवांटेज क्या है, हेडिंग बताओ। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी, ये क्या पढ़ रहे हैं अपने एडवांटेजेस या फिर फंक्शंस किसका, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। फिर क्या बोल रहा है देखो, सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम्स। तो सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम्स मेरे को क्या बोल रहे हैं, मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस शेयर जॉब नॉलेज एंड असिस्ट ईच अदर इन परफॉर्मिंग जॉब्स। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं, है ना, एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं कि भाई अगर कोई बंदा है, किसी को कोई काम समझ में नहीं आ रहा है और जाके वो बोला अपने ग्रुप में कि भाई देखो मेरे को तो कैसे करना है, ये पार्ट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो उन लोग को अगर आएगा तो उन लोग उसको असिस्ट करेगा, उन लोग उसको हेल्प मिलेगा, क्योंकि उन लोग फ्रेंड्स बन गया है आपस में, है ना। तो इसीलिए लिखा है सोल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम्स। फिर क्या बोल रहा है अपने को, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर में मेरे को क्या बोल रहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर्स फ्रॉम प्रेशर ऑफ टॉप मैनेजमेंट। हाँ हाँ, तो अगर मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर और मेरा एक ग्रुप बन रखा है, तो क्या पता मेरे मेंबर्स अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स अच्छे बन गए, तो मेरे बिहाफ का थोड़ा मोड़ा काम क्या है उन लोग कर देंगे, उन लोग मेरे को हेल्प कर देंगे। तो इस प्रेशर से क्या है, हम बचते हैं, है ना, इस फ्रस्ट्रेशन से बचते हैं हम। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल में क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो, members of an informal organization share their tensions, joys, frustration with one another। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, उन लोग अपने साथ टेंशन भी, उन लोग एक दूसरे के साथ टेंशन, अच्छा चीज, हैप्पी मोमेंट्स भी शेयर कर रहे हैं, अपना टेंशन वाला मोमेंट्स भी शेयर कर रहे हैं। अगर उन लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उन लोग को कोई चीज चुभ रहा है, उन लोग इरिटेट हो रहा है, तो वो भी क्या है, लोग एक दूसरे को अपना बात बताते हैं। दे हैव एन आउटलेट फॉर रिलीज ऑफ देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो उन लोग के पास एक ऐसा जगह है जहाँ पे उन लोग अपना इमोशंस, अपना फीलिंग्स को जाके क्या है, निकाल सकते हैं, है ना। दे ऑल्सो ऑब्टेन इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल थ्रू द फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो उन लोग को ऐसे, देखो आज चार आदमी अगर अपने फ्रेंड्स बन गए, चार आदमी अपने बात कर रहे हैं, तो तुम भी दुनिया देख रहे हैं, हम भी दुनिया देख रहे हैं, तो तुम भी हो सकता है बाहर का मेरे को आके कुछ बता रहे हैं, हम भी बाहर का कुछ बता रहे हैं, तो तुमको भी गांव दुनिया के बारे में 10 बात पता चल रहा है ना। तो वही चीज है, तुमको फॉर्मल, तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उनके थ्रू तुमको मिलता क्या, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स के कारण क्या है, तुमको 10 इन्फॉर्मेशन और मिल रहा है। इसलिए लिखा है दे ऑल्सो ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल थ्रू फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन।
समझ में आया? तो ये सारा एडवांटेजेस या फिर फंक्शंस था। क्या क्या है? पहला सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दूसरा रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी, थर्ड क्या था? सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम्स, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर, और लास्ट वाला क्या था अपना? कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, चलो लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस में आ जाओ। लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस या फिर ड्रॉबैक्स, कुछ भी। हाँ, डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं अपने, बहुत सारा नाम होता है, वो तो तुम लोग समझ ही जाएगा, खैर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सबसे पहला, कन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स। कन्फ्लिक्टिंग मतलब लड़ाई, और नॉर्म्स मतलब रूल्स। नॉर्म्स मतलब होता है रूल्स। तो देखो, फॉर्म देखो, ध्यान दो, तुम लोग को इस नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। फॉर्मल का अपना अलग रूल रहता है, इनफॉर्मल लोग ज्यादा अपना रहते हैं, है ना? तो आज अगर 5 7 10 आदमी मिल जाते तो उन लोग अपना ही खुद का एक उन लोग का एटीट्यूड आ जाता है, तो क्या होता है? झगड़ा होने का डर रहता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तुम अपना काम तुरंत तुरंत करो, इनफॉर्मल बोलेगा ज्यादा प्रेशर लेके मत करो, धीरे धीरे तुमसे जितना हो रहा है उतना करो। उन लोगों का हर चीज तुमको मानने का जरूरत नहीं, तो क्या है, इस बहाने झगड़ा हो जाता है ना? देखो, एक अकेला आदमी तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जहां 10 आदमी मिल जाते हैं तो इन लोगों को गलत चीज भी सही लगने लग जाता है, तो ये हिम्मत आ जाता है शरीर में, है ना? तो इस कारण क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल में झगड़ा शुरू हो जाता है, बस वही चीज है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्स इट्स ओन नॉर्म्स, तो वही लिखा हुआ है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपना खुद का ही रूल्स बना लेते हैं। These norms may be contrary to the standards of behavior and performance in formal organization. हो सकता है ये जो रूल्स इन लोग बनाए ये कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्ररी मीन्स टोटली डिफरेंट, है ना? कि भाई इन लोग को बोला तुम लोग, मैंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला तुम लोग को अलग तरीके से परफॉर्म करना है, अलग बिहेवियर होना चाहिए, लेकिन उसका कॉन्ट्ररी, उसका टोटली ऑपोजिट एटीट्यूड क्या हो गया इन लोग के, मैंने इन लोग के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है। तो इस कारण क्या होगा? दोनों के बीच में झमेला हो जाएगा, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। In such cases, it becomes very difficult to achieve the goals of the formal organization. अगर ऐसा कुछ सिनारियो हो गया, ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गया, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का अपना गोल्स रहता है, खुद का अपना वो रहता है ऑब्जेक्टिव्स, वो अचीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? हाँ, हम लोग अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं, सो वी आर स्टॉपिंग आवरसेल्व्स कि भाई मेरे को कोई नया चीज नहीं करना है, मेरे को कोई नया चीज करने से डर लगता है, मेरे को ये लग रहा है कि भाई जैसे मान लो आज बड़ा बाजार में बहुत सारे लोग हैं, अब क्या आ गया है, जैसे कि मान लो अपना हर चीज आजकल लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जीपे करते हैं या स्कैनर मांगते हैं, क्यूआर मांगते हैं, कोई भी आजकल कैश कैरी नहीं करता है ना? सबको कैशलेस ट्रांजेक्शन चाहिए, लेकिन अभी भी बड़ा बाजार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीपे वीपे के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो क्यूआर वगैरह नहीं रखते, बोलते भाई हम लोग तो कैश में डीलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग नया चीज से डर रहे हैं, वो लोग अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर कुछ गलत हो गया तो, माइट भी उन लोग को टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना आता है, लेकिन उन लोग डरते हैं, है ना? कोई हार्ड एंड फास्ट वो चीज नहीं है, एक बार सीखेंगे तो समझ में आ भी जाएगा, पर लोग बहुत सारे डरते हैं, नया चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, तो वही हो गया रेजिस्टेंस टू चेंज। An informal organization generally prefers status quo and existing work routine. What is status quo? Current situation. अपना जो existing situation है, तो बहुत सारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मानता है कि भाई जैसा रूटीन वर्क अपना जैसा अभी करंटली चल रहा है, एग्जिस्टिंग मैनर में जिस हिसाब से काम हो रहा है, बस अपने को वैसे ही करना है। चेंजेस तो उन लोगों के लिए क्या है? चेंजेस आर रिगार्डेड एज अ थ्रेट। उन लोग एक बहुत बड़ा रिस्की चीज है, भाई नया नहीं करेंगे, हम लोग को क्या पता और दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, तो उन लोग उस चीज से डरता है। चेंजेस आर रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू इट्स बिलीव्स एंड वैल्यूज, देयरफॉर मैनेजमेंट हैज टू फेस रेजिस्टेंस टू न्यू वर्क मेथड्स। तो इसलिए क्या करता है, मैनेजमेंट को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग नया तरीका से काम करना चाहता ही नहीं है, ये लोग बस चाहता है जिस तरीके से काम हो रहा है बस वही चलते जाए, वही इन लोग करेगा, उसी में इन लोग खुश है। बट देखो विद टाइम इन लोग को न्यू वर्क मेथड्स भी देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी तुम्हारा एनवायरमेंट क्या है, तभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या हो पाएगा, पूरा हो पाएगा। जैसा तुम्हारा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। तो बस, तो पहला पॉइंट क्या था?
conflicting norms, दूसरा क्या है, resistance to change, थर्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट में देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन एन एम्प्लॉई इज अ मेंबर ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, एक मेंबर है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी वो पार्ट है, ही फेसेस अ कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या है, बहुत बार झगड़ा होने का दिक्कत रहता है, मतलब चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ मेंबर ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर है, he may be required to prevent any slackening of work। तो वहां पे बोला जाएगा भाई तुम काम से चोरी मत करो, है ना, काम इज्जत से करो, तेजी से करो, अच्छे से करो। ऑन द अदर हैंड, एज अ मेंबर ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो वहां पे क्या है, he may be expected to go slow in his work। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है कि भाई धीरे चलो, फॉर्मल बोल रहा है कि भाई तुम अच्छे से अपना काम करो। तो बहुत बार ऐसे झगड़ा हो जाता है। इधर आ जाओ, कंफर्मिटी। कंफर्मिटी में देखो अपने को क्या बोल रहे हैं, an informal organization forces its members to conform to its norms and values even if it is harmful to the interest of the formal organization। तो देखो दोस्ती यारी बन जाता है ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग क्या एक दूसरे को पूरा वो करते रहते हैं, फोर्स करते रहते हैं कि भाई तुम हम लोग का रूल्स मानना, तुम ऐसे मत कर, तुम ऐसे मत कर, उन लोग ज्यादा प्रेशर देता है ना। तो इसीलिए लिखा हुआ है देखो यहाँ पे क्या, an informal organization forces its members to conform to its norms and values even if it is harmful। अगर वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो भी क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स है वो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि भाई अपना ही अपना सुनेंगे, अपने उन लोगों का नहीं सुनेंगे, चाहे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब ही क्यों ना हो। तो ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। रूमर, रूमर तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना, हवा में बात उड़ के पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, पूरा स्कूल को, पूरा मोहल्ला को पता नहीं कहाँ से क्या पता चल जाता है, और फिर लोग तो एक्सपर्ट होते ही हैं बात बनाने में। तो रूमर में देखो क्या लिखा हुआ है, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रूमर। तो आज मेरा बॉस अगर मेरे को कुछ बोला तो हम बॉस को तो क्या ही बोलेंगे, बट मेरा जो फ्रेंड ग्रुप है वहां जाके हम बकबक करेंगे कि भाई वो ऐसे बोल दिया, ये ऐसे बोल दिया, हम उसको वैसे बोले, ये पागल है, ऐसे करके। So an informal organization is a breeding ground for rumors, particularly when there is ambiguity in the policies and programs of the formal organization। तो अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ कुछ खराबी है, यहाँ का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यहाँ का रूल फालतू है, तो हम जाके क्या है वहां बोलेंगे, और इस कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बात फैलने लग जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है वैसा है करके, कि हम अपने फ्रेंड ग्रुप में जाके बोले, मेरा फ्रेंड ग्रुप किसी और को जाके बोला, इस हिसाब से क्या है ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब होगा। An outbreak of rumor can cause serious harm to the enterprise and its management। तो एंटरप्राइज में तो नाम खराब होगा ही, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट, जो लोग मैनेज कर रहे हैं उसका भी नाम बर्बाद हो जाएगा कि यहाँ के मैनेजमेंट टीम वाले जो है वो अच्छे नहीं है, वो काम ढंग से नहीं कर रखे, इनका रूल सिस्टम बेकार है। तो वो चीज है। तो बोलो हम लोग कितना लिमिटेशंस देखे, 5। पहला कंफ्लिक्टिंग नॉर्म्स, दूसरा रेजिस्टेंस टू चेंज, थर्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर कंफर्मिटी, लास्ट वाला रूमर्स। ठीक है, अब अपने थोड़ा बहुत ये डिस्टिंक्शन देख लेते हैं, डिफरेंस। तो क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा अपने। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का सबसे पहला फॉर्मेशन, डेलिबरेटली प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। अपने को पता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन बना रहा है, मैनेजमेंट बना रहा है, टॉप मैनेजमेंट बना लो। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली इन अ नेचुरल मैनर एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस अमंग पीपल। सोशल इंटरेक्शंस के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप है वो क्रिएट हो रहे हैं। नंबर 2, पर्पस। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, प्रॉपर फ्रेमवर्क क्यों बनाया जा रहा है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल्स क्या हो सके, अचीव हो सके। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, टू सैटिस्फाई सोशल कल्चरल नीड्स ऑफ मेंबर्स एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट, है ना। चलो उसके बाद स्ट्रक्चर, हैज अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ टास्क एंड रिलेशनशिप। किसके पास अथॉरिटी, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सा एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे,
पूरा ही हम लोग का फिक्स हो रखा है, पूरा ही हम लोग पहले से सेट कर रखे हैं, है ना। लेकिन इनफॉर्मल में क्या बोल रहा है, नो क्लियर कट स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, बस जिसका जिसका मैंने एटीट्यूड्स, हाँ जिसका जिसका इंटरेक्शन हो रहा है, अगर बातचीत हो पा रहे ढंग से तो बस उन लोग ग्रुप बन जा रहे हैं, मेंबर बन जा रहे हैं, फ्रेंड्स बन जा रहे हैं, और तो वैसा कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर बोल के तो कोई चीज है ही नहीं वहां पे। लीडरशिप, मैनेजर्स एक्ट एज लीडर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर पोजीशन। यहाँ पे मैनेजर लोग क्या है, लीडर के जैसे एक्ट करते हैं, वो लोग सुपीरियर हो गया, उसके अंडर में सबऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेंबर्स वॉलंटरीली चूज देयर लीडर्स, कि भाई हम लोग का क्रिकेट का कैप्टन, हम लोग का 6 जन का ग्रुप बन गया, आप कैप्टन बन जाओ, है ना, आप बताया करो कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, उसकी उनकी पर्सनालिटी के बेसिस में मान लो। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा, ऑफिशियल लाइंस रहेगा, है ना, डायरेक्ट सीईओ के पास नहीं जा सकता नीचे वाला एम्प्लॉई, तो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड और ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड स्केलर चेन। अच्छा, इनफॉर्मल में क्या बोल रहे हैं, मेंबर्स कम्युनिकेट इन एनी डायरेक्शन एज पर देयर, तो 6 फ्रेंड्स है, आज जो पहला वाला फ्रेंड है वो छठा फ्रेंड के साथ जाके डायरेक्टली बात कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि पहला फ्रेंड जो बना है वो दूसरा फ्रेंड को बोलेगा, दूसरा तीसरा को बोलेगा, ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। और अथॉरिटी के केस में क्या बोल रहे हैं, arises by virtue of position in managerial hierarchy. What do you mean by hierarchy? Hierarchy means level. Of course, top level के पास ज्यादा अथॉरिटी है, मिडिल लेवल के पास उससे कम है, और लोअर लेवल के पास सबसे कम अथॉरिटी रहता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अथॉरिटी अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटी, तुम्हारे पास क्या क्वालिटी है, तुम्हारा क्या पर्सनालिटी है, तुम्हारा क्या इज्जत है ग्रुप के, उसके बेसिस में डिसाइड होगा कि भाई तुम्हारे पास अथॉरिटी है भी कि नहीं है। अपने ग्रुप में कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो बोलते तुम तो लल्लू है, तुम तो फालतू है, तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है, तो काइंड ऑफ भाई लेवल। हाँ पारस, तो ये था अपना डिफरेंस। तो इससे अपना अभी तक क्या हो गया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, अपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाला पार्ट तुम लोग के मटेरियल में दिया हुआ है, वो अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज अपने यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।